Brought to you by Sonata, American Pistachios and Candid. वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 21 मई को लगातार दूसरे दिन सुनवाई शुरू हुई। एक दिन पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सुना था, आज केंद्र सरकार का पक्ष सुनने की बारी थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने करीब 11 बजे दलीलें रखनी शुरू की सरकार की ओर से। हम इन दलीलों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले जरा एक दिन पहले हुई सुनवाई का रिकैप कर लेते हैं, यानी याचिकाकर्ताओं की दलीलों का सार जान लेते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि वक्फ संशोधन कानून वक्फ संपत्तियों को हथियाने का कुत्सित प्रयास है। यह अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर हमला है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विवादित संपत्तियों का सर्वे करेगा वो सरकार का नुमाइंदा है, इसलिए हमेशा सरकार के पक्ष में ही फैसला करेगा। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था कि हिंदू और सिख धार्मिक ट्रस्ट में किसी अन्य धर्म का व्यक्ति नहीं होता, फिर सरकार वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों की एंट्री क्यों करवाना चाहती है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट को वक्फ संपत्तियों पर थोपना गलत होगा, ऐसे तो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का महत्व ही खत्म हो जाएगा। सिंघवी ने केंद्र सरकार के उस दावे को भी काउंटर किया जिसमें 2013 से 2024 के बीच वक्फ संपत्तियों में 116% के उछाल की बात कही गई थी। सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार ऑनलाइन पोर्टल में संपत्तियों को अपडेट कर रही है और वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को अतिशयोक्ति के साथ पेश किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने भी अपनी दलील रखी थी। उन्होंने कहा था कि धर्मार्थ संपत्तियों और उन्हें मैनेज करने का अधिकार किसी भी धर्म का मूल हिस्सा है। नया वक्फ कानून मुस्लिम समुदाय से ये अधिकार छीन रहा है, ऐसे में ये भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर एक हमला है। आज क्या हुआ? आज यानी 21 मई को सॉलिसिटर जनरल ने बिंदु दर बिंदु जवाब देना शुरू किया। कहा कि केंद्र सरकार ने सभी हितधारकों को सुना, 97 लाख शिकायतें और सुझाव मिले, जेपीसी की 36 बैठकें हुई, प्रस्तावित कानून पर 23 वक्फ बोर्ड्स की सलाह ली गई, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हुई और इस प्रक्रिया के बाद मौजूदा कानून का स्वरूप बना। फिर सॉलिसिटर जनरल पहुंचे साल 2013 में। बोले कि नवंबर 2013 में वक्फ कानून में एक बहुत बड़ा संशोधन हुआ था। आम चुनाव से ठीक पहले ये प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति वक्फ क्रिएट कर सकता है। मेहता बोले कि जबकि हमेशा से प्रावधान ये था कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकते हैं। ये याचिकाकर्ताओं की उस दलील का जवाब था जिसमें वो कह रहे थे कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का प्रूफ मांगना असंवैधानिक है। तुषार मेहता आगे बढ़े, बोले कि मौजूदा कानून में वक्फ अल औलाद की व्यवस्था की गई है, मतलब अब मुस्लिम समुदाय की बेटियों को भी उनके हक मिलेंगे। ये तो अच्छी बात है ना। घड़ी में 12 बजने वाले थे और अब बारी थी कलेक्टर की पावर और वक्फ बाय यूजर प्रावधान पर उठाए गए सवालों का जवाब देने की केंद्र सरकार की ओर से। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सधी हुई आवाज में अपनी दलीलें जारी रखी। बोले कि सरकारी जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, पूरा देश सरकारी संपत्ति का मालिक होता है, लोगों के हित में सरकार के पास इसका मालिकाना हक होता है। परिभाषा के आधार पर वक्फ बाय यूजर का मतलब है लंबे समय से इस्तेमाल हो रही संपत्ति, लेकिन है असल में ये किसी और की, आप बस इसे यूज कर रहे हो। क्या सरकार ये नहीं देख सकती कि संपत्ति सरकारी जमीन पर है या नहीं? तुषार मेहता धारा प्रवाह बोल रहे थे। इसी बीच सीजेआई ने सवाल पूछा। बोले कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि जिला कलेक्टर को असीमित शक्तियां दे दी गई हैं, क्या ये सच है? तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ये दलील पूरी तरह से गलत है कि कलेक्टर के फैसले को कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने अपनी दलील को और विस्तार देते हुए कहा कि जिला कलेक्टर की जांच सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए है, जबकि उस प्रॉपर्टी के टाइटल यानी मालिकाना हक का मामला वैधानिक है। सरकार इस संबंध में जांच कर सकती है और जिला कलेक्टर के फैसले को वक्फ ट्राइब्यूनल में चुनौती दी जा सकती है। आखिरी फैसला ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट ही लेंगे। इन दलीलों के बीच सीजेआई ने एक और सवाल जोड़ा। बोले कि याचिकाकर्ताओं ने तो ये बताया है कि जिला कलेक्टर की जांच शुरू होते ही वक्फ संपत्ति अपना दर्जा खो देगी और वाकिफ के पास कोई कानूनी विकल्प भी नहीं होगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रावधानों की सिलेक्टिव रीडिंग की जा रही है। जब तक पूरी न्यायिक प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती तब तक ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने एक और बात कही। बोले कि संशोधन के बाद जांच का जिम्मा जिला कलेक्टर के पास नहीं है। प्रावधान में जिला कलेक्टर से ऊपर की रैंक के अधिकारी की व्यवस्था की गई है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर यानी डीओ। इन दलीलों के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कुछ और दलीलें रखी। बोले कि पूरे देश में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सरकार वक्फ संपत्तियों के 100 साल पुराने कागजात मांग रही है। 1923 वाले कानून की धारा 3 वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर जोर देती है, उनके कागजात पर नहीं। इस बीच सीजेआई ने सवाल किया, मतलब अगर कोई ये दावा करता कि वक्फ 100 साल पुराना है तो सिर्फ 5 साल की जानकारी देनी जरूरी थी। एसजी से सॉलिसिटर जनरल से इसका जवाब मिला, हाँ
तुषार मेहता ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद वक्फ संपत्तियां पब्लिक डोमेन में रहेंगी, इनका ऑडिट होगा, हर वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और ये रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है? वो बोले कि अगर कोई मुस्लिम सिर्फ चैरिटी करना चाहता है, उसे वक्फ क्रिएट नहीं करना है, तो वो एक ट्रस्ट बना सकता है। अगर कोई मुतवल्ली वक्फ को रजिस्टर नहीं करता तो उसे एक टाइम विंडो दी जाएगी, लेकिन पेनल्टी का भी प्रावधान होगा। 1976 में एक सरकारी कमेटी बनी थी जिसने कहा था कि वक्फ संपत्तियां छिपाई जा रही हैं, घोटाले हो रहे हैं, और इसी कमेटी ने पेनल्टी लगाने का प्रस्ताव रखा था। सॉलिसिटर जनरल दलीलें रख रहे थे और इस बीच लंच का वक्त हो गया। करीब 2:30 बजे सुनवाई फिर से शुरू हुई। बात वहीं से शुरू हुई जहां से खत्म हुई थी, यानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन से। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 1923, 1954 और 1995 के कानूनों का हवाला दिया। बोले कि इन सभी कानूनों में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के प्रावधान थे और इस रजिस्ट्रेशन के लिए कागजात ज़रूरी नहीं थे, सिर्फ कुछ ऐसी जानकारियाँ देनी थी जिससे वक्फ संपत्ति की पहचान हो जाए। अगर अब वक्फ बाय यूज़र पर कोई अंतरिम आदेश जारी किया जाता है तो कानून के उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। अंतरिम आदेश को लेकर के तुषार मेहता ने अपनी दलीलें जारी रखी। वो बोले कि अगर कोई अंतरिम आदेश जारी किया जाता है तो ऐसा लगेगा कि न्यायपालिका कार्यपालिका के फैसले ले रही है। किसी भी तरह का अंतरिम आदेश वक्फ बाय यूज़र की आड़ में कानून के उल्लंघन को बढ़ावा देगा। ये पिछले 100 साल से चल रहा है। किसी भी तरह का अंतरिम आदेश जनहित को नुकसान पहुँचाएगा, उन मुसलमानों को भी जो इस संशोधन का समर्थन कर रहे हैं। तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ बाय यूज़र कोई मूल अधिकार नहीं है। 1954 के कानून के तहत इसका प्रावधान हुआ था और अब दूसरे कानून के तहत इसे हटाया जा रहा है। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि वक्फ इस्लाम का मूल हिस्सा नहीं है। हर धर्म में चैरिटी की जाती है, हिंदू धर्म इसे दान कहता है और इस्लाम वक्फ, लेकिन ये उसका अनिवार्य हिस्सा नहीं है। घड़ी में 3 बजे और अब बारी थी वक्फ बोर्ड्स और केंद्रीय वक्फ काउंसिल के सदस्यों पर जवाब देने की। सॉलिसिटर जनरल बोले कि 2025 के कानून के तहत 3 स्तर का सिस्टम बनाया गया है। सबसे ऊपर है केंद्रीय वक्फ काउंसिल, फिर आते हैं राज्य वक्फ बोर्ड्स और आखिर में इंडिविजुअल वक्फ्स हैं। वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में से 2 और वक्फ काउंसिल के 22 सदस्यों में से 4 के गैर मुसलमान होने को धार्मिक आज़ादी पर हमला करार नहीं दिया जा सकता। इन सदस्यों के होने से इन संस्थाओं का सेक्युलर नेचर नहीं बदल जाएगा। तुषार मेहता बोले कि इन सदस्यों की संख्या की जानकारी जेपीसी बैठकों के दौरान भी दी गई थी। इसके बाद भी याचिकाकर्ताओं का कहना है कि गैर मुसलमान मेजॉरिटी में होंगे। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुछ गैर मुस्लिमों को शामिल करने से विविधता आएगी और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन को बल मिलेगा। इन दलीलों के बाद अब वक्त था एक और बड़े सवाल का जवाब देने का। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बार बार ये पूछा गया कि अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल हो सकते हैं तो हिंदू धर्मार्थ ट्रस्ट में गैर हिंदुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता। तब तुषार मेहता बोले कि हिंदू एंडाउमेंट्स सिर्फ धार्मिक उद्देश्यों के लिए हैं, जबकि वक्फ धार्मिक उद्देश्यों से इतर भी हो सकते हैं, मसलन गरीबी के लिए स्कूल और घरों का निर्माण। इसके बाद तुषार मेहता प्राचीन स्मारकों वाली दलील की तरफ मुड़े। मेहता बोले कि संरक्षित स्मारक राष्ट्र का गर्व है। अगर किसी संपत्ति या क्षेत्र को संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है तो इसे वक्फ का दर्जा नहीं मिल सकता। इसके अलावा नए कानून की धारा 3D में लिखा है कि अगर संरक्षित स्मारक में धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं तो ये जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि न जाने कितने संरक्षित स्मारकों को वक्फ घोषित कर दिया गया, इससे विवाद पैदा हुए हैं। इसके साथ ही तुषार मेहता ने धारा 3E पर भी जवाब दिया। बोले कि कोई भी आदिवासी ज़मीन वक्फ घोषित नहीं की जा सकती। आदिवासी ज़मीन को संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। इन दलीलों के बीच शाम के 4 बज गए। CJI BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की बेंच ने इशारा किया कि आज की सुनवाई पूरी हुई। इस बीच तुषार मेहता ने और समय मांगा। CJI ने कहा कि उन्हें 22 मई को आधे घंटे का और समय मिलेगा। ये भी बोले कि याचिकाकर्ताओं को इन दलीलों का जवाब देने के लिए 1 घंटे का समय और दिया जाएगा। इन वादों के साथ बेंच उठ गई। हमने आपको आज की सुनवाई के मुख्य पॉइंट्स बताए, आपने बारीकियां समझी। कल यानी 22 मई को इन तर्क वितर्कों का अंतिम दिन हो सकता है। ऐसी उम्मीद है कि देश की सर्वोच्च अदालत इस विवाद पर फैसला सुना सकती है।